हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर हमारी ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पर्यावरण से होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पर्यावरण पेडागोजी से होंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं। स्टार्टिंग करने से पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारी किसी भी क्लास को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9977651282। इसमें आपको कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा। यदि आपका मेन सब्जेक्ट संस्कृत है तो आप संस्कृत के लिए भी क्लासेस खरीद सकते हैं। यदि आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आपको भी यहाँ पर पूरी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स को बाय करने की क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको क्लासेस मिलेगी, सारी डिटेल आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्री कच्छप जो है इन्हें जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, मतलब कि यहाँ पर कछुओं की बात हो रही है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया ऐसा कौन सा कछुआ है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सामुद्रिक कच्छपों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर उपस्थित है, क्योंकि इनकी उम्र जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। कछुए का जीवन काल जो होता है लगभग 300 वर्ष के आसपास होता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं की संख्या पाई जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। आपको पता होगा तो हमारा जो है कछुए का संरक्षण करने के लिए भी एक कानून बनाया गया है, जहाँ पर ओलिव रिडले जो होते हैं कछुए होते हैं, सबसे दुनिया के दूसरे सबसे छोटे कछुए माना जाता है। दुनिया में जो सबसे छोटे कछुए के दूसरे नंबर पर ये वाले कछुए माने जाते हैं, ओलिव रिडले। इनका संरक्षण उड़ीसा के जो तट होते हैं वहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर संरक्षण केंद्र बनाया हुआ है, कछुआ संरक्षण केंद्र। इसमें होता क्या है, ये जो ओलिव रिडले जो कछुए हैं, ये जो कच्छप है, संस्कृत में इन्हें कच्छप बोला जाता है। ठीक है, तो ये कछुए क्या हैं, ये समुद्र की किनार पर, समुद्र के जो तट होते हैं, समुद्र के जो किनार होते हैं उन पर आते हैं, अपने अंडे देते हैं, वहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर उड़ीसा का जो तट है, हमारा ओडिशा में जो तट है यहाँ पर आते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं, अपने अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है प्रजाति किसकी है, तो ओलिव रिडले की है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उड़ीसा के तट पर आपको बहुत अधिक मात्रा में ये देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारत में बाल विवाह रोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में बाल विवाह रोग अधिनियम 2006 में पारित किया गया था और 1 नवंबर 2007 को इसे लागू कर दिया गया था। क्योंकि ऑप्शन में 2007 नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2006, जहाँ पर बाल विवाह को रोकने का कानून बनाया गया था कि 18 वर्ष से पहले महिला और 21 वर्ष से पहले किसी भी लड़के, किसी भी बालक का विवाह करना कानूनन अपराध है, वो बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। 2006 में आया था और 2007 में जो है इस पर सभी जगह लागू इसे कर दिया गया था। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 330 सेल्सियस, 380 डिग्री सेल्सियस, 98.60 डिग्री सेल्सियस या फिर 370 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 370 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर आप उसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 310 केल्विन आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो। तीनों ही टर्म में यहाँ पर चेंज करके बता दिया गया है। 370 आप सेल्सियस में बोल सकते हो, केल्विन में आप इसे 310 बोल सकते हो, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आप इसे कंसीडर कर सकते हो। ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जाए, सेल्सियस में पूछ लिया जाए, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए, केल्विन में पूछ लिया जाए, आप वहाँ पर आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे कहीं लिखा गया था कि यदि आपके गांव अथवा शहर के 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना मिले, मतलब आपके गांव या शहर में जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल या डीजल मिलना बंद हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो हमें यह नहीं बताना ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। हमें जो एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, वो कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। छात्रों के तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है छात्रों को पेट्रोल और डीजल दोनों के बारे में मूल्यांकन करवाना। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट बोल रहा है छात्रों वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, या फिर पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को यहाँ पर बढ़ावा देना ही यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में जो एक टॉपिक दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल नहीं होगा 1 सप्ताह तक, ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर क्या करोगे। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी चिंताएं हैं वास्तविक जीवन में, हम लोग किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इन संसाधनों को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि इनका इतना असीमित मात्रा में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि इनकी सीमित प्रयोग करने के लिए बच्चों को यहाँ पर जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इस साइड आपका ये मेला है और ये आपका राज्य है। अंबाजी मेला गुजरात में होता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश में होता है, नैना देवी मेला असम में होता है और बाणेश्वर मेला राजस्थान में होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज़ आपको गलत लग रही है। तो देखो, देखने से ही पता चल रहा है नैना देवी मेला जो है हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर जिला है वहाँ पर लगता है। अंबाजी मेला गुजरात में बिल्कुल सही किया हुआ है। माघ मेला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगता है और बाणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर भी है जहाँ पर आप मेले, संस्कृति और साहित्य के बारे में जानते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आती है पर्यावरण में। तो नैना देवी मेला जो है हिमाचल प्रदेश में लगता है, मंदिर है, नैना देवी मंदिर है हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को हमें अवेयर करना है, तो क्या ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, वन महोत्सव का पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी की जाती है, या फिर पर्यावरण दिवस समारोह यहाँ पर मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कि हम लोग जो है हर साल पर्यावरण सम्मेलन के रूप में मनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1972 से पर्यावरण दिवस मनाने की, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 1982 में नैरोबी केन्या में एक सम्मेलन हुआ था 10 साल की वर्षगांठ मनाने के लिए। आप मान लो 92 में वापस से पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर इसकी 20वीं वर्षगांठ, या फिर रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील में जो हुआ था, जहाँ पर देखा गया था कि 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके क्या क्या आउटकम निकल कर आए और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर और ऐड करनी है। ठीक है, फिर 2005 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, वापस से एजेंडा 21 और इन सब बातों पर डिस्कशन किया गया। तो ये पूरी एक कहानी है। अभी हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो देखो, ग्रीन ओलंपियाड जो है प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया जाता है, लोगों को पर्यावरण के प्रति जो है जागरूक बनाना इसका उद्देश्य है। और करता कौन है, तो TERI इसका ऑर्गेनाइजेशन करता है। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वो इस पूरे को ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस लेकर आता है, जागरूकता लेना चाहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था बनाई गई है। IUCN बनाया गया है, यूनिसेफ बनाया गया है, IUPAC बनाया गया है, या फिर WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए IUCN बनाया गया है। नाम पूरा देख लो, इससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा करना यहाँ पर लक्ष्य है। 1948 को 1948 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मार्क्स स्विट्ज़रलैंड में है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वन्य जो जीव हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर IUCN के द्वारा एक संस्था स्थापित की गई है जो प्रकृति का संरक्षण करती है, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करती है। 1948 में ये बना था, हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क एक साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो देखो, परिवार की विशेषता क्या नहीं होगी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है, ये कोई परिवार की विशेषता नहीं है। सभी अपनी आय जो है साथ में साझा करते हैं, साथ में रहते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है किसके द्वारा होता है, एस्बेस्टस के द्वारा होता है,
पेपर के द्वारा होता है, टेक्सटाइल के द्वारा होता है या फिर सिलिका से होता है। एस्बेस्टस जो है कोयले का प्रकार है, पेपर हमारा नॉर्मल पेपर है, सिलिका आपको पता है सिलिका है, और टेक्सटाइल हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने से होता है, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो है सांस के द्वारा जमा होते जाते हैं, और इसी को नाम दिया गया है श्वेत फेफड़ा कैंसर। बहुत बड़ी बीमारी होती है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। कैसे हम लोग जो है कक्षा में जो है प्रश्नोत्तर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा प्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करेंगे, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो देखो बच्चों के अंदर हमें जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उत्पन्न करनी है, ताकि जितने ज़्यादा हम लोग प्रश्न पूछेंगे बच्चे उनका आंसर करेंगे, नहीं आएगा तो उनके अंदर जिज्ञासा रहेगी, जानने की इच्छा रहेगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए आप कक्षा में प्रश्नोत्तर टेक्निक का प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बेस्ड पढ़ाई वहाँ पर बच्चों को करवाई जा सकती है, ठीक है। अगला है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है हमारा डिडवाना नागौर में स्थित है, ठीक है, जहाँ पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 डिडवाना नागौर में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति यहाँ पर कारगर सिद्ध होगी? लोगों को, बच्चों को हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, तो कौन सी रणनीति को हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर लेंगे, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल कर लेंगे, परीक्षा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ही आंसर यहाँ पर सही दिख रहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक, नॉन करिकुलर तथा रचनात्मक क्रिएटिविटी वाले क्रियाकलाप जो है, प्रोग्राम जो है, उनको हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाकर बच्चों के अंदर उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं, उनको इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग यहाँ पर जागरूक कर सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, तो देखो राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ऑलमोस्ट बच्चों के ऊपर किताबें लिखते हैं, बहुत ही फेमस किताबें आती है, और आपने देखा होगा 7th 8th 6th में रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी पोएम्स भी आती है। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक जो है सरला बहन है, इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित बुक लिखी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, मच्छर, छिपकली, या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो एक ही आंसर यहाँ पर सही होगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये हवा में उड़ते हुए भी, जमीन पर कोई भी जीव चल रहा है, लाइक सांप चल रहा है, कोई भी चल रहा है, उसको आसानी से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है, 4 गुना अधिक दूरी तक किसी भी अपने शिकार को देख सकते हैं। इनकी दृष्टि काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है यदि हम इससे कंपेयर करें मनुष्यों से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी गैस होगी जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है, पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती, पेड़ तो हरा है लेकिन उसकी पत्तियां गिर गई है, सिकुड़ गई है और उनका आकार छोटा हो गया। तो किस गैस के कारण होता है? SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रोसेस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। यदि पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है तो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी। पौधों की जो श्वसन प्रोसीजर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पत्तियाँ सिकुड़ने लग जाती है, पौधे का विकास भी यहाँ पर बाधित हो जाता है, पौधे का विकास भी यहाँ पर रुक जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या फिर स्वतंत्र रूप से हस्तलिखित क्रियाकलापों को करने के कौशल को विकसित करना। तो आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो
प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो हम लोग देखते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाया जाता है, न कि उनका थ्योरेटिकल सेशन जो होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसको यहाँ पर बढ़ाने की हमें आवश्यकता होती है। तो व्यावहारिक ज्ञान हमें बढ़ाना है, तो व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में हमें सहायता करनी चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ताकि प्राइमरी लेवल पर हम लोग ईवीएस को पढ़ा सकें और हमारा जो एनसीईआरटी उसने जो टारगेट रखा है बच्चों को पर्यावरण के प्रति अवेयर करने का, व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करें। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन। यदि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं, इसी तरीके के सेशन आप डेली चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के नोटिफिकेशन जो है, इसी तरीके से वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है आपको रोज़ सुबह यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।